हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी में भी लेक्चर आपके पहले से कंप्लीट है, यानी कॉन्सेप्ट आपको पहले से बताया गया। आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए लेकिन थोड़ा सा पहले हम बता दें कि आपके पास सैम्पल स्पेस होता है। पूरा सैम्पल स्पेस में पॉसिबल चांसेज होते हैं। उसके बाद इवेंट होता है। इवेंट वही होता है जो आपके फेवरेबल होता है। आपके फेवरेबल जो नहीं होता है उसको ई डैश से हम लोग लिखते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, ये आपने पहले से ही आपको पता है, मैंने बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हमारा आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कैन नॉट हैपन मतलब वो प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हैपन, कैन नॉट हैपन दैट इज 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब इस इवेंट को आप लोग क्या बोलते हो, तो इसको आप क्या लिखोगे, एन इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होगा, एन इम्पॉसिबल इवेंट लिखोगे। अब हम लोग थर्ड में आ जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब सर्टेन टू हैपन मतलब हम श्योर हैं कि वो सर्टेन हैपन, मतलब श्योर उसमें है, तो 1 हो जाएगा सर्टेन हैपन में। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हो, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, आप इसको श्योर इवेंट आप लिखते हो, या आप ऐसे भी कह सकते हो सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट ऐसा भी लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पर, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, मतलब टोटल जो इवेंट हो उनका सम। देखिए, ये बताया गया है, ये मैंने पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी का टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सभी इवेंट का सम क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें क्या आप लिखोगे, 1। इस तरीके से आप इसको 1 लिखोगे। नेक्स्ट फिफ्थ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये मैंने देखिए आपके लिए यहाँ पे नोट है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 1। तो यही हमें लिखना है, 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की साइड में मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली कौन सा है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्या है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट आर डज नॉट स्टार्ट, इसमें हमें बताना है। तो इसमें हम ये लिखते हैं फर्स्ट में, ये डज नॉट इक्वली लाइकली, द स्टेटमेंट आप ऐसे लिखोगे, द स्टेटमेंट डज नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली outcomes as the car may or may not start। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि दिस डिपेंडिंग अपॉन वेरियस
लाइक, देखिए ये ऐसा भी हो सकता है, स्टार्ट भी हो स्टार्ट ना भी हो, इसमें बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो इसमें एक फ्यूल रीजन हो सकता है, फ्यूल ETC, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट आर मिस द शूट। इसमें आपको बताना है कि इक्वली लाइकली है कि नहीं है। तो इस केस में इसमें आप लिखोगे द स्टेटमेंट डज नॉट इक्वली लाइकली, डज नॉट इक्वली लाइकली। देखिए उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहाँ पर साफ है कि देखिए यहाँ पर ये नोट है, सी ही शूट्स आर मिसेज द शूट, मतलब वो मिस भी कर सकता है शूट भी कर सकता है, लेकिन दोनों के इक्वल इक्वल चांस है, हम ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो यही लिखा डज नॉट इक्वली लाइकली एज द प्लेयर may shoot or miss the shot। अब हम इसके बाद थर्ड केस में आते हैं। थर्ड क्या है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखिए ट्रू फॉल्स है तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दो में एक ही केस होगी थर्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वली लाइकली, यस ये इक्वल है, मतलब दोनों के इक्वल चांसेज होते हैं, कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करे या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके बाद फोर्थ केस में आते हैं, अ बेबी इज बॉर्न इट इज़ अ बॉय आर अ गर्ल। हाँ ये भी श्योर है, 50-50 चांसेज होता है, इस तरीके से देखा जाए तो ये इक्वली लाइकली होता है। तो फोर्थ केस में हम क्या बोलेंगे, यस इक्वली लाइकली। इसका रीज़न ये है कि आप ऐसे लिखोगे, इसे रिटन में जब करोगे, द स्टेटमेंट्स हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट इज़ नोन दैट द न्यूली बॉर्न बेबी कैन आइदर बी अ बॉय और अ गर्ल। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद क्या देखते हो कि दो क्वेश्चन, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इस तरीके से हमारे होंगे। अब हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। इसमें हमें बताना है कि ये मतलब ये फेयर वे क्यों होता है। तो इसका रीज़न है, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, इसका रीज़न आप आंसर देख लो। आंसर थर्ड का आंसर क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए आप इसको ऐसे कहो कि द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग because the number of outcome possible outcomes is only two। देखिए पॉसिबल आउटकम्स इज ओनली टू, यहाँ पर केवल दो ही आउटकम्स होते हैं, तो या तो इस फेवर में होगा या तो उस फेवर में होगा। पॉसिबल आउटकम्स इज ओनली टू, तो आप लिखोगे इसको आई आइदर हेड आर टेल, इस तरीके से आप लिखोगे। सिंस आप ऐसे लिखोगे, सिंस दीज टू
outcomes are equally likely। इस तरीके से आउटकम्स, देखिए यहाँ इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक और केस होती है, वो ये होती है कि टॉसिंग इज, अब क्या टॉसिंग करते समय आपको मालूम है क्या आएगा? बिल्कुल नहीं मालूम है। तो अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल एंड इज considered to be completely unbased। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो इसमें, तो ये पूरा आपने टोटल नोट कर दिया कि ये आपके रीजन होता है। क्या नोट किया, इसको एक बार आप समझिएगा। द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज, उसका रीजन क्या है, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज ओनली टू, आई आइदर हेड और टेल, मतलब दो ही होते हैं, या तो हेड होगा या सेल होगा या टेल होगा। सिंस these two outcomes are equally likely outcomes, tossing is unpredictable and is considered to be completely unbased। ये आपका रीजन है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखोगे। आप यहाँ हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जब हम इसकी बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होती है। तो यहाँ क्या देखते हैं, देखिए 2/3 यस 0 से 1 के बीच है, और ये -1.5 ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी। और ये बिल्कुल 15/100, इसका मतलब 1 से कम है। 0.7 7/10, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास आंसर जो होगा वो यही एक होगा, ये 1.5। ये गलत है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस आपका ऑप्शन ट्रू, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th, इफ़ पी ई 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही अभी आपसे डिस्कस किया था, और डिस्कस करते हुए बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, therefore probability of E नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05। और जब इसको सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0. इसको जब माइनस करोगे 0.95 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ हमें लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? देखिए यहाँ पर तो आपको समझना होगा कि वो जो बैग आपकी है, ये जो बैग है इसमें क्या है, केवल लेमन फ्लेवर्ड, ये लेमन फ्लेवर्ड है इसमें। अब इसमें लेमन फ्लेवर्ड के चांसेस क्या हुए, पूरा 100% यानी 1 हो गया। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, यहाँ है बिल्कुल नहीं है, तो इसके चांसेस क्या होंगे, 0, यानी 0/1, इसकी प्रोबेबिलिटी 0/1। ठीक है। अ लेमन, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं सेकंड,
लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इसमें जब कोई स्टूडेंट कोई भी होगा मालनी ही निकाले तो लेमन फ्लेवर्ड इसमें है तो क्या निकलेगा, लेमन निकलेगा, 100% श्योर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकालोगे, इसके लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए मतलब 1 मीन 1, इसको 1 कह सकते हो या आप ऐसे भी कह सकते हो 100% श्योर चांसेस हैं। और इसमें 0 हुआ यानी 0% चांस हुआ या नो चांस हुआ। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, सिंपल स्पेस 1, और जब फर्स्ट की बात आएगी ऑरेंज की तो इवेंट आपका 0, 0/1 इक्वल टू 0। इसमें टोटल लेमन फ्लेवर्ड 1 मीन 100% और 1 ये श्योर चांस है तो 1/1 मीन 100% आप लिख सकते हो। तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है और इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें यह है कि इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। नॉट सेम बर्थडे, देखिए ई इवेंट को हम क्या लिखेंगे, नॉट सेम बर्थडे, नॉट सेम बर्थडे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब नॉट सेम बर्थडे, ये बोला गया है 0.992, ये तो आपके पास गिवन हो गया। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे क्या होगा, ये तो सेम बर्थडे नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब सेम बर्थडे होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ई डैश लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेम बर्थडे। देखिए उसका अब ये निगेटिव हो जाएगा, सेम बर्थडे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या होगा, अब हमें एक फार्मूला मालूम है कि पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1 होता है। मीन बर्थडे होगा या बर्थडे नहीं होगा, दोनों प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। पी ई आपके पास 0.992 है प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। अब आपके पास जब पी ई डैश निकालना चाहोगे तो 1 और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.992। जब इसको माइनस करोगे देखिए 1.000 पॉइंट के सीध में पॉइंट होगा 992, ऐसे लिखो 10 - 2 8, यहाँ पर 9 हुआ, 9 - 9 0 0 पॉइंट, ये तो कैरी होके चला गया था 0.008। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.008। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। देखिए एक बैग है उसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स होते हैं। ये ऐसे बैग होता है एक, और इसमें क्या है 3 रेड और 5 ब्लैक, ये आपके पास गिवन है। उसके बाद है a ball is drawn at random from the bag, what is the probability that the ball is drawn is red not red। इस तरीके से आपको निकालना है। तो सबसे पहले टोटल या सैंपल स्पेस आप लिखोगे, सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल चांसेस कितना। इस बैग से अगर आप बॉल निकालोगे टोटल चांसेस कितना हुआ, 5 + 3 8 बॉल निकल सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ई, अब आप लिखोगे इवेंट ऑफ रेड बॉल, ये तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई मीन इवेंट ऑफ रेड बॉल आपने लिखा। अब ई क्या है, नंबर ऑफ ई क्या है, मीन इवेंट ऑफ रेड बॉल मैंने लिखा तो, लेकिन रेड बॉल क्या है, उसके नंबर्स कितने होते हैं, तो नंबर्स क्या है 3 गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जैसे ही निकालोगे आप, नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये आपके पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। नंबर ऑफ ई आपके पास 3 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऐसे लिखोगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, या तो ई डैश निकाल लो, ई डैश निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये भी लिख सकते हो।
1 माइनस 3/8 दैट इज 5/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, ये आपके पास आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ये हो जाएगा आपके पास दिस। आप ये नोट करोगे ई फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड के लिए हम यहाँ से सॉल्व करना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। या आप दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो कि नॉट रेड बॉल इज 5। ये आप ऐसे लिखोगे नॉट रेड बॉल इज 5 देयरफॉर 5/8, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9th देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 9th क्या है। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marble and 4 green marble. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? Red, white, not green. देखिए, सबसे पहले एक आपके पास से बॉक्स होता है। बॉक्स ऐसे आप बना लीजिए। इस बॉक्स में आपके पास मार्बल रखे हुए हैं। क्या है? 5 रेड हैं एंड 8 वाइट, उसके बाद 4 ग्रीन, ये आपके पास इसमें रखे हुए हैं। हम ये लिख लेते हैं कि आर इवेंट ऑफ रेड, इवेंट ऑफ रेड। अब उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप लिख लो, और व्हाइट भी गिवन है इसमें, व्हाइट भी लिख लेते हैं। W इक्वल टू इवेंट ऑफ व्हाइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, ये आप देखिए। नंबर ऑफ यानी टोटल नंबर, इसमें टोटल नंबर इस बॉक्स में कितने हो गए? 5 + 4 + 8, तो इस तरीके से आपके पास 17 हो गया। अब आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट हम पार्ट अगर देखें, हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसका मतलब इवेंट ऑफ रेड को आर मैंने बोला है, मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हमें ये निकालना है। तो नंबर ऑफ आर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ रेड बॉल इसमें कितना है, रेड मार्बल कितना है? 5 रेड मार्बल है, तो 5 आप लिखोगे अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 17 होता है, तो 17 आप लिखोगे, ये आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट आप यही लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट को W आपने बोला है, और जब PW बोला है तो इसका मतलब हुआ PW इक्वल टू नंबर ऑफ W मतलब व्हाइट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इस तरीके से इसकी वैल्यूज को पुट करोगे। देखिए व्हाइट क्या है, व्हाइट के नंबर्स कितने हैं, तो अगर हम देखें व्हाइट के नंबर 8 होते हैं, तो 8 आप लिखोगे 8 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपके पास 17 होता है, तो 17 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नॉट ग्रीन, देखिए क्या है, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन इसका मतलब हुआ ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन है क्या होगा? अब आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये हमारा थर्ड पार्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। चलिए ग्रीन को हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रीन को G से लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन को क्या लिखोगे? PG लिखोगे। अब जैसे ही आप PG लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। देखिए नंबर ऑफ ग्रीन आपके पास कितने होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 4 डिवाइड बाई 17, ये तो हो जाएगा। नॉट ग्रीन आपसे पूछा गया था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड नॉट ग्रीन आपके पास क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। ये आपको बताया गया है कि दोनों का सम हमेशा 1 ही होता है, प्रोबेबिलिटी हो या ना हो, इसमें हमेशा 1 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जो देखा गया ये 4/17 होता है।
और हमें नॉट ग्रीन निकालना है। तो दिस इक्वल टू 1 माइनस पी जी 1 माइनस 4/17। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 17 होगा, दिस 17 माइनस 4, ऐसे एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व करते हो तो 17 माइनस 4 13, 13/17, दिस आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया। मुझे लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 होता है। 10th में क्या है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसेज कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paise coin, will not be a rupees 5 coin? देखिए इसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन आपके पास क्या है, इसको देखिए। टोटल नंबर ऑफ कॉइन, इससे 150 पैसेज कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 100 हैं, तो आप इसको 100 लिख लीजिए, ऐसे नोट कर लो। 51 रुपीज़ कॉइन प्लस 51 रुपीज़ कॉइन्स, 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, रुपीज़ 2 के 20 कॉइन्स हैं, एंड 10 रुपीज़ 5 कॉइन, 10 कॉइन आपके 5 रुपीज़ के हैं। इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स दिस इक्वल टू है। इसको आप जब ऐड करोगे तो 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80 180 हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल चांसेज 180 कॉइन्स आपके पास होते हैं। उसके बाद अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट विल बी अ 50 कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, ठीक है 50 पैसा कॉइन्स। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 50 पैसा कॉइन, चलिए मैं इतना नोट कर लेता हूँ, जबकि आपको ई करके लिख लेना चाहिए। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन अपॉन टोटल कॉइन, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाता है आपके पास फार्मूला। तो इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कीजिए। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स आपके पास कितना है, ये आपको देखना होगा। देखिए 50 पैसा कॉइन्स आपने क्या लिखा है, 50 पैसा कॉइन्स अगर हम यहाँ देखें तो ये 50 पैसा कॉइन 150 पैसा कॉइन्स है, तो 100 है आपके पास। मीन आपके फेवर में जो चांसेस हैं वो 100 हैं और टोटल 180 है। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10/18 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करोगे 2 5 जा 10 2 9 जा 18, मीन 5/9 हो जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से ये 5/9 आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट पार्ट भी होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इसमें है क्वेश्चन में विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन, रुपीज़ 5 का कॉइन नहीं हो जाए, रुपीज़ 5 के कितने हैं, 10 हैं, तो आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन। ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन इक्वल टू नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मीन टोटल कॉइन। नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन अभी हम लोगों ने देखा था 10 है, 10 बाई नंबर ऑफ टोटल 180 आपके पास हो गया। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/18। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था नॉट, देखिए विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन, रुपीज़ 5 कॉइन नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट रुपी 5 कॉइन
तो ये नॉट होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन, इस तरीके से आप लिखते हो। 1 माइनस 1/18 हो जाएगा जब इसको सॉल्व कर लोगे आप एलसीएम वगैरह लेके, तो 1 माइनस 1/18 दैट इज 17/18, इस तरीके से आप नोट करोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में ये है 11th, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। देखिए इसमें 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश। सी फिगर 14.4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। इसमें मेल और फीमेल दो तरीके की फिशेज होती हैं और उन्हीं में से हमें निकालना होता है। सबसे पहले ये समझिए, ये बॉक्स है आपके पास, यहाँ पर नोट है, तो 5 मेल फिश हो गई एंड 8 फीमेल फिश हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश यानी आपके पास टोटल कितना हो गया, 5 + 8 दैट इज 13, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप लिखोगे 13 हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेक्स आउट इज अ मेल फिश। ई मतलब इवेंट जो होगा मेल फिश ये आप लिखोगे। तो नंबर ऑफ ई यानी मेल फिश आपके पास कितना हो गया, मेल फिश 5 हो गया। इसी की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई डिवाइड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ई मीन मेल फिश 5 है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 13 है, 5/13 यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। मुझे आशा है कि हर क्वेश्चन आपको समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।